वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6th क्लास। आपकी नई किताबें आ गई हैं, हिंदी की, इंग्लिश की और उर्दू की। आपको पता चला होगा बेटा, मैथ्स की भी आ गई है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नई क्लास में आने के लिए बहुत सारी बधाइयां आपको। आज से हम लोग आपकी जो हिंदी की बुक है मल्हार, वो स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। और एक एक करके सारे के सारे लेसन हम लोग आप पूरी प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। तो पहला पार्ट जो आपका मल्हार नाम से बुक आई है, आपकी जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की, उसमें पहला पार्ट है आपका मातृभूमि। नई किताब जो आपकी आई है उसका नाम मल्हार है और ये अगस्त 2024 में आपकी जून 2024 में पब्लिश हुई है और ये मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर नहीं आपको मिलती है तो आप लोग इसका ई वर्जन यानी कि ऑनलाइन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसका सपोज मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है उसको, तो वहां से देख करके आप लोग उसको हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है आपकी मल्हार नाम की बुक में मातृभूमि। आपकी बुक में बेटे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे आपके पास उसमें जो है ग्रामर के काम रहेंगे। तो उन सबको कराने के लिए मैं आपके साथ साथ रहूंगी बेटे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी की सारी एक्टिविटीज हम लोग मिलकर के करेंगे। सबसे पहले आज हम ये हिंदी की कविता पढ़ेंगे मातृभूमि। मुझे मालूम है आप लोगों को कविता पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी आती है हिंदी की, तो आज हम जो कविता पढ़ेंगे इसको मैं आपको समझाऊंगी भी और इसका जो भावार्थ है, व्याख्या है, वो सब भी हम लोग साथ के साथ डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 है आपका मातृभूमि। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये लिखी हुई कविता है। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक जो सोहनलाल द्विवेदी जी रहे हैं, उन्होंने लिखा है। सोहनलाल जी बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं हिंदी के बेटे। इनका जन्म अब से लगभग 125 साल पहले यानी कि लगभग 125 साल पहले हुआ था, 22 फरवरी 1906 को। इनका जन्म कब हुआ था? 22 फरवरी 1906 को। इसका सोहनलाल द्विवेदी जी का, जो कि इस कविता के मातृभूमि कविता के लेखक हैं। जिस वक्त ये पैदा हुए बेटा सन 1906 में, जैसा कि आपको पता है कि देश कब आजाद हुआ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेटा, आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए देश कब आजाद हुआ था। हाँ, फिर मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बिल्कुल बताऊंगी किस किस बच्चे का आंसर सही रहा है। तो जब देश हमारा गुलाम था तब ये पैदा हुए थे भारत में। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, यानी कि यहाँ पर अंग्रेज रूल कर रहे थे। उन्होंने, सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिख करके अंग्रेजों का बहुत विरोध किया। उस टाइम पर बेटा हर कोई अपने तरीके से देशभक्ति साबित कर रहा था, अपने अपने आप देशभक्ति जता रहा था कि हम लोग अंग्रेजों का शासन नहीं चाहते हैं। कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, कुछ लोग नौकरियां छोड़ रहे थे, कुछ लोग स्कूल कॉलेज छोड़ रहे थे। इन लोगों के अंग्रेजों के स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ना बंद कर दिया था लोगों ने। इनके कपड़ों की, विदेशी कपड़ों की, सामान की होली जलाई जाने लगी थी। इस दौरान कुछ लोग थे जो राइटर्स थे, वो अपनी राइटिंग्स के जरिए इनका विरोध कर रहे थे। उनमें से ही एक सोहनलाल द्विवेदी जी भी थे। तो इनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय रहा देशभक्ति, यानी कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो लिखा वो देशभक्ति पर लिखा, देश प्रेम पर लिखा। तो भारत के गौरव का गान करना इनको बहुत प्रिय था, यानी कि ये देशभक्ति की, भारत की प्रशंसा की बातें बहुत किया करते थे, वो इनको बहुत अच्छा लगता था। इनकी कुछ और चर्चित कविताएं भी हैं बेटा, बढ़े चलो बढ़े चलो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविताएं भी इनकी बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं और मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप इनको भी जरूर पढ़िए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग कविता मातृभूमि। इसको बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, क्योंकि कविताओं में क्या होता है कि कविता एज अंडरस्टूड होती है आमतौर पर तो, पर यह देशभक्ति की कविता है, इसलिए इसमें बहुत आराम से भावार्थ निकल आएगा। आप लोगों को बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। सिंधु कहते हैं समुद्र को बेटे। और ऊंचा खड़ा हिमालय उत्तर में, मतलब भारत की, जो हमारा भारत देश है, इसके नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में, यानी कि लास्ट पॉइंट जो है वो समुद्र में आ जाता है। अगर मान लीजिए
देखिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर जब हम भारत का नक्शा देखते हैं, ये मान लीजिए ये सिंपल सा मैंने ऐसे ही बना दिया है, ऐसे मुझसे बन नहीं रहा है। यहाँ पर ये भारत का नक्शा है, तो ये ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, इधर ये ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है जब हम पेपर पर नक्शा बनाते हैं। तो भारत के यहाँ उत्तर में यहाँ पर हिमालय है और यहाँ पर समुद्र है ना। तो उन्हीं के दोनों की उन्होंने बात करी है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है और नीचे यानी कि यहाँ पर पैरों में भारत के सिंधु चरण तले यानी कि पैर हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए इसको कोई खड़ा हुआ हो तो ऐसे यहाँ पर सिर होगा, यहाँ पर पैर होंगे, उसी चीज को इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पर सोहन लाल द्विवेदी जी और कहते हैं। चलिए हम लोग आगे इसको कर लेते हैं। और आगे वो कहते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। आकाश चूमना बेटा अपने आप में एक मुहावरा भी होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ऊंचा होना, यानी कि बहुत ऊंचा होना। कोई चीज बहुत ऊंची हो तो उसको हम कहते हैं कि ये तो आकाश चूम रहा है या आकाश चूम रही है। ठीक है बेटा। तो हम हिमालय जो है वो बहुत ऊंचा है, तो देखने में ऐसे लगता है कि जैसे हिमालय आसमान चूम रहा हो और ये भारत के उत्तर में है। तो सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं कि हमारे भारत के उत्तर में जो हिमालय है ऊंचा खड़ा हुआ वो आकाश को चूम रहा होता है और हमारे भारत के पैरों में सिंधु, यह हिंद महासागर है बेटा वहां पर, तो कि जैसे सिंधु जो है समुद्र जो है हमारे भारत के पैरों में झुक करके झूमता है, यानी कि खुश हो जाता है जब वो हमारे भारत के पैरों को छू लेता है। तो यानी कि वो अपने आप में इमेजिन कर रहे हैं कि समुद्र जो है दक्षिण में भारत के चरणों में झुक करके वो बहुत खुशी महसूस करता है, झूमता है। नित्य सिंधु झूमता है, नित्य यानी कि रोज, नित्य यानी कि रोज, सिंधु यानी कि समुद्र, और झूमता है मतलब खुश होता है। ठीक है। चरण यानी कि पैर। ठीक है बेटा। और नित्य का मतलब रोज और सिंधु है समुद्र। हिंद महासागर को उनमें सिंधु कहा है। हमारे यहाँ सिंधु नाम से नदी भी है बेटा। सिंधु को हम हिंद महासागर को भी पुराने टाइम में सिंधु सागर कहा जाता था। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आकाश कहते हैं आसमान को। ठीक है। तो ऊंचा खड़ा हुआ हिमालय ऐसे लग रहा है जैसे कि आसमान को चूम रहा हो और नीचे पैरों में भारत के ऐसे लग रहा है कि जैसे समुद्र हमारे भारत के पैरों को छू करके खुश हो रहा हो। आगे आपकी कविता में दिया गया है गंगा यमुन त्रिवेणी। त्रिवेणी कहते हैं चोटी को, बालों की चोटी को जो ऐसे करके तीन उससे गुथते हैं। आपकी मम्मी गुथती होगी, बहन गुथती होगी बेटा, उनको देखिएगा। चोटी गुथ के जब बनाई जाती है तो तीन हिस्सों में बालों को करके तब बनाई जाती है। तो गंगा यमुन त्रिवेणी, त्रिवेणी किसे कहा है? गंगा, दूसरी नदी है यमुना, और तीसरी नदी होती थी बेटा सरस्वती, जो कि अब दिखाई नहीं पड़ती है वहां पर। तो सरस्वती नदी, ये तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी कहलाती हैं। ठीक है बेटा। तो गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदियां यहाँ पर लहरा रही हैं, ऐसा कहना है सोहन लाल द्विवेदी जी का कि यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती नदियां त्रिवेणी, यानी कि तीनों नदियों को इनको मिला करके त्रिवेणी कहा जाता था। ये नदियां लहरा रही हैं, भारत में लहरा रही हैं मतलब बह रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। छहर रही है का मतलब यहाँ पर हर जगह फैली हुई है। छहरना मतलब फैल जाना। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, यानी कि इनकी जो गंगा यमुना और सरस्वती नदियां जो हैं, इनकी जगमग छटा हर कदम पर फैली हुई है, क्योंकि जब पानी कहीं से बहता है बेटा तो उसमें चमक दिखाई पड़ती है। आगे वो कहते हैं यह पुण्य भूमि मेरी वह स्वर्ग भूमि मेरी। वह पुण्य भूमि मेरी, वो मेरी पवित्र भूमि है, वह स्वर्ण भूमि है मेरे लिए। स्वर्ण जैसी, स्वर्ण यानी कि सोना, मेरे लिए सोने जैसी भूमि है ये, जो कि मेरी पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वो जहां पर मेरा जन्म हुआ है और जो भूमि मेरे लिए मेरी माता के समान है वो भारत है। वहां की भूमि पुण्य भूमि है, वो भूमि स्वर्ग के जैसी है, स्वर्ण के जैसी है, यानी कि
सोने के जैसी है, वो मेरी जन्मभूमि है और वो मेरी मातृभूमि है, यानी कि वो भूमि मेरी माँ के समान है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो बेटा जरूर बताया कीजिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। यहाँ बात हो रही है मातृभूमि की, जो कि है भारत भूमि, यानी कि भारत की भूमि। तो इसकी पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं, यानी कि बहते हैं। चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। बिल्कुल आसान सी लाइन है। यहाँ की झाड़ियों में चिड़िया मस्त होकर चहक रही हैं। अमराइयां घनी है, अमराइयां कहते हैं बेटा आम के बगीचों को। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। यहाँ पर घने घने आम के बाग हैं और वहां पर कोयलें बोला करती हैं। बहती मलय पवन है, मलय पवन कहते हैं बेटा, मलय पर्वत है दक्षिण भारत में, वहां से आने वाली पवन को मलय पवन कहा जाता है, यानी कि जो हवा दक्षिण दिशा से भारत में आती है उसे मलय पवन कहा जाता है। ये तन मन संवारती है, मतलब जो मलय पवन बह करके आती है ये हमारे तन को मन को संवार देती है, यानी कि खुश कर देती है। जब ये हवा लगती है तो हमारा तन और मन खुश हो जाता है। इस समय बेटा आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे जब हवा लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी की बात यहाँ पर सोहन लाल द्विवेदी जी कह रही हैं। साथ में कह रही हैं कि भारत की भूमि पर बहुत सारे झरने गिरते हैं यहाँ की पहाड़ियों में, और यहाँ की झाड़ियों में चिड़िया मस्त होकर चहक रही हैं। यहाँ घने घने आम के बाग हैं जहाँ कोयलें पुकारती हैं, और यहाँ पर दक्षिण दिशा से आप आने वाली मलय पवन है जिससे हमारा तन मन खुश हो जाता है। इसके आगे चलते हैं। वो कहते हैं वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, यानी कि ये मेरी धर्म की भूमि है जहां पर मैंने अपने सारे के सारे धर्म का पालन किया है, और ये मेरी कर्म भूमि है जहां पर मैं अपने सारे के सारे कर्म करता हूं, जहां पर मैं परिश्रम करता हूं। आगे फिर से वो कहते हैं वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है इसलिए ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, यानी कि ये मेरे लिए ये भूमि माता के जैसी है। आगे वो कहते हैं जन्मे जहां थे रघुपति, रघुपति कहा जाता है बेटा श्री राम को। तो इसका मतलब है कि जहां पर राम का जन्म हुआ था, जन्मी जहां थी सीता, जहां सीता माता का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुराण पुनीत गीता, जहां पर श्री कृष्ण ने वंशी सुनाई, और पुनीत का मतलब पवित्र, जहां पर श्री कृष्ण ने पवित्र गीता सुनाई थी, यानी कि गीता का ज्ञान दिया था। यानी कि ये वो भूमि है जहां पर राम का सीता का जन्म हुआ था, जहां पर श्री कृष्ण ने अपनी वंशी की धुन सुनाई थी और साथ ही पवित्र गीता का ज्ञान भी दिया था। आगे कहते हैं गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, सुयश यानी कि जिसका फेम बढ़ाया, जिसकी प्रसिद्धि बढ़ाई। गौतम ने जन्म लेकर, गौतम कौन है यहाँ पर? गौतम बुद्ध है ना। तो गौतम बुद्ध का जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसे बहुत से देशों में, जापान में, चीन में, आपका है क्या कि श्रीलंका में, बहुत से देशों में इसको फॉलो किया जाता है गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म को, और साथ में भारत में भी फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर उनको याद करते हुए सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं कि गौतम ने जिस भूमि में जन्म लेकर के यहाँ का यश बढ़ाया था, यानी कि यहाँ हमारी जो जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, यहीं पर गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। क्योंकि जो ये थे बौद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, इनकी शिक्षाएं थी कि आप सारे संसार में सभी जीवों पर दया करो, और साथ में एक इन्होंने कहा था तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं आपको लिख करके दिखा देती हूँ बेटा। तो यहाँ दो बातें आ जाती हैं। एक तो गौतम बुद्ध ने सारे संसार को दया सिखाई, यानी कि उनकी शिक्षा थी, उनका कहना था कि हमें सभी जीवों पर दया दिखानी चाहिए, और दूसरा जग को दिया दिखाया, जो कि उन्होंने एक बात कही थी, देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय उन्होंने कहा था, जिसके आधार पर कहा जाता, तमस का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे में नहीं उजाले की तरफ जाओ, अंधेरे की तरफ नहीं उजाले की तरफ जाओ, ये बात कही थी गौतम बुद्ध ने। और मृत्यु की तरफ नहीं अमृत की तरफ जाओ, अज्ञान की तरफ नहीं ज्ञान की तरफ जाओ, ऐसी उनकी शिक्षाएं हैं। तो उनका कहना है कि जिन्होंने जग को दिया दिखाया, यानी कि सारे संसार को प्रकाश से
परिचित कराया। ज्ञान के प्रकाश की बात यहाँ पर हो रही है बेटा। उन्होंने कहा कि आप लोग अंधेरे की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ, आप लोग उजाले की तरफ जाओ, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, सकारात्मकता की तरफ जाओ। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है जग को दिया दिखाया, यानी कि संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया। इस संसार को उन्होंने बौद्ध धर्म की हिंसा का, जो अहिंसा का, सत्य का, ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए उजाले की तरफ जाने का मार्ग दिखाया। इसका भावार्थ ये है बेटा, दिया दिखाने का मतलब है इस संसार को ज्ञान दिया। तो फिर से सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि ये मेरी युद्ध भूमि है, यहाँ पर मैं युद्ध करता हूँ। किससे? अन्याय से, अज्ञान से युद्ध करता हूँ। यह बुद्ध भूमि मेरी, ये मेरी बुद्ध की भूमि है। कौन सी भूमि? मेरे भारत की भूमि। यहाँ पर हमने गीता का ज्ञान भी लिया है, यहाँ पर हमने बुद्ध धर्म की शिक्षाएं भी ली हैं। ये मातृभूमि है मेरी, ये मेरी जन्मभूमि है, यानी कि ये मेरी मातृभूमि है जो कि मेरे लिए माँ के समान है, और ये मेरी जन्मभूमि है जहां पर मैंने जन्म लिया है। यहीं पर आपकी कविता खत्म हो जाती है। इतनी ही आपकी कविता थी। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। कुछ डाउट हो तो आप लोग बेटे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपके सिलेबस में एक और कविता है बेटा, जिसको आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है, पुष्प की अभिलाषा। इसे मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी। इसके प्रश्न उत्तर, इसकी सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी मैं कराऊंगी बेटा एक एक करके। पर पहले क्योंकि वीडियो आपका वरना बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने आपके लिए केवल आपकी कविता और उसका भावार्थ और आपके कवि का परिचय लिया है पहले वीडियो में। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो बेटा कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कुछ और जानकारी लेनी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपकी एक्टिविटीज में अलग से वीडियो में बनाऊंगी, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने रहिए बेटा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।